बच्चों, कल हमने इटली के एकीकरण की बाधाएं के विषय में अध्ययन किया था और आज बच्चों हम लोग इटली के एकीकरण के विषय में देखेंगे। बच्चों, यह इटली का जो एकीकरण है यह आप देखेंगे 5 चरणों में इटली का एकीकरण संपन्न हुआ। लेकिन इटली के एकीकरण का जिम्मा उठाया कौन? आपको पता है कि जो है इटली जो वियना कांग्रेस था 1815 में, उसमें जो है इटली को 7 राज्यों में विभाजित कर दिया गया था, जिसमें से एक राज्य था आपका सार्डिनिया। जो सार्डिनिया था बच्चों, यही सार्डिनिया के राजा ने इटली के एकीकरण का बीड़ा उठाया और सफल भी हुआ। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरह से ठीक है सार्डिनिया ने इटली का एकीकरण किया। बच्चों, सार्डिनिया का राजा जो था सार्डिनिया या पिडमांट कहा जाता है, यह एक राज्य था इटली का। ठीक है, और इसका राजा था विक्टर एमानुएल द्वितीय। विक्टर एमानुएल द्वितीय ने ही इटली का एकीकरण का जिम्मा उठाया, बीड़ा उठाया। तो सार्डिनिया पिडमांट का जो राजा था विक्टर एमानुएल द्वितीय, उसने क्या किया? उसने सबसे पहले एक काम किया। उसने 1852 ईस्वी में बच्चों 1852 ईस्वी में पिडमांट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसे? काबूर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह जो है इटली के एकीकरण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है बच्चों। ठीक है, क्या नियुक्त किया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया, प्रधानमंत्री। जो विक्टर एमानुएल द्वितीय था, ठीक है, यह कौन था बच्चों? यह सार्डिनिया पिडमांट का जो है राजा था विक्टर एमानुएल द्वितीय। इसने ही 1852 ईस्वी में ठीक है पिडमांट का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। किसे? काबूर को। और इटली के एकीकरण में काबूर का महत्वपूर्ण योगदान है। और ये जो काबूर है बच्चों, यह महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, कूटनीतिज्ञ था। क्या किया इन्होंने कि ध्यान रखिए, इटली का एकीकरण जो है 5 चरणों में संपन्न हुआ। पहला चरण जो है इटली के एकीकरण का जो पहला चरण है, ठीक है, वह 1859 में होता है। ध्यान रखिएगा, 1859 में ठीक है ऑस्ट्रिया ठीक है और पिडमांट के बीच युद्ध होता है। 1859 में बच्चों ऑस्ट्रेलिया नहीं बच्चों, कई बार बता चुके हैं, ऑस्ट्रिया और पिडमांट 1859 में इन दोनों के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। युद्ध के पहले ही, चूंकि मैंने कहा कि ये जो काबूर है, जो पिडमांट का प्रधानमंत्री है, यह महत्वाकांक्षी और बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, इन्होंने क्या किया? कूटनीति से इंग्लैंड और फ्रांस को ठीक है अपनी ओर मिला लिया और फ्रांस की सेना को अपने साथ मिला लिया। अर्थात फ्रांस की सेना और पिडमांट की सेना, दोनों सेना मिलकर ऑस्ट्रिया पर क्या कर दिए? आक्रमण कर दिए। अर्थात जो युद्ध हुआ वह ऑस्ट्रिया और पिडमांट तथा फ्रांस की सेना यह दोनों मिलकर ठीक है ऑस्ट्रिया से युद्ध किया और ऑस्ट्रिया को 1859 में पराजित कर दिया। जब ऑस्ट्रिया 1859 में पराजित हो गया, तो पराजित होने के बाद एक संधि हुई। उस संधि का नाम है विला फ्रैंका की संधि। उस संधि का क्या नाम है बच्चों? उस संधि का नाम है विला फ्रैंका की संधि। और जब विला फ्रैंका की संधि हुई, तो उस संधि में जो लोम्बार्डी है, ठीक है, लोम्बार्डी पिडमांट के क्या हो गया? अधीन हो गया। अर्थात पिडमांट में विलीन कर लिया गया, मिला दिया गया। अर्थात लोम्बार्डी जो है किस में मिल गया? इटली में मिल गया। लेकिन अभी भी वेनेशिया किसके अधिकार में था? अभी भी वेनेशिया ऑस्ट्रिया के अधिकार में था। तो इटली का जो पहला जो एकीकरण हुआ,
पहला जो चरण था वह यही था कि 1859 ईस्वी में लोम्बार्डी को मिला लिया गया। तो पहला एकीकरण किसका हुआ? लोम्बार्डी का हुआ, जो किस पर अधिकार, किसका अधिकार था? ऑस्ट्रिया का अधिकार था। ठीक है, कैसे मिलाया गया हमने बताया कि जो कापुर जो है क्या है, वह प्रधानमंत्री था, फ्रांस की सेना को कूटनीति द्वारा मिला लिया, पीडमांट और फ्रांस की सेना मिलकर ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया और 1859 में एक संधि हुई, बिलाफ्रेका की संधि, और इसमें लोम्बार्डी को इटली में विलय कर लिया गया। तो पहला जो है इटली का जो एकीकरण है उसका पहला चरण 1859 में संपन्न होता है। अब आते हैं इसका दूसरा चरण बच्चों। दूसरा चरण जो है 1860 में होता है बच्चों। जब, ध्यान रखिए बच्चों, जब ऑस्ट्रिया और पीडमांट का युद्ध हो रहा था, ऑस्ट्रिया और पीडमांट का युद्ध हो रहा था, तो जो इटली की अन्य रियासतें थीं जैसे टस्कनी, पर्मा और मोडेना, यह छोटे छोटे जो है रियासतें थी इटली की, ठीक है, इन्होंने भी अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ठीक है, और इसका फायदा उठा लिया कौन? यह, ठीक है, यह कूटनीतिज्ञ प्रधानमंत्री था, ठीक है, कूटनीति वाला प्रधानमंत्री था, महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री था। जैसे ही इन्होंने टस्कनी, पर्मा और मोडेना, इन्होंने क्या किया, जैसे ही ऑस्ट्रिया और पीडमांट के बीच युद्ध हुआ, इन्होंने भी क्या किया, अपने जो राजा थे, जो राजवंश के राजा थे, उनके जो खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसका फायदा उठा लिया काबूल और यहाँ पर जनमत संग्रह कराया। क्या कराया? जनमत संग्रह कराया, और जनमत संग्रह द्वारा वहाँ की जनता ने, ठीक है, सार्निया पीडमांट में अपने को विलय कर दिया। इस तरह से देखेंगे 1860 में टस्कनी, पर्मा और मोडेना को भी, ठीक है, इटलीकरण में, माने इटली में मिला दिया गया। अर्थात इटली का दूसरा चरण भी, इटली के एकीकरण का दूसरा चरण भी संपन्न होता है। कब बच्चों? 1860। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो है ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट आप लोग याद करेंगे, आसानी से याद हो जाएगा। तो पहला जो है क्या है, पहला लोम्बार्डी को पराजित किया अर्थात विलय किया, और दूसरा किसका स्थान है? टस्कनी, पर्मा और मोडेना। इसका एकीकरण भी इन्हीं से संबंधित है। ऑस्ट्रिया और पीडमांट का जो युद्ध हुआ, उसी युद्ध में क्या है, ये इन्होंने भी अपने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और काबूल ने यहाँ पर क्या करा दिया? जनमत संग्रह, और इनको भी इटली में मिला दिया गया। तो अर्थात इनका भी एकीकरण संपन्न हुआ। अब आते हैं तीसरा चरण। जो तीसरा चरण है इटली के एकीकरण, वह 1860 में हुआ। दूसरा भी 1860 में है और तीसरा भी 1860 में है। सिसिली, देखिए यहाँ पर जो है इटली के एकीकरण में, देखिए यह सिसिली देश है और यह नेपल्स है। सिसिली और नेपल्स, ये देखिए यह सिसिली और नेपल्स, ठीक है। इन दोनों पर जो है एक राजा है, इनका नाम है फ्रांसिस सेकंड, फ्रांसिस सेकंड या फ्रांसिस द्वितीय, ठीक है, उनका अधिकार था। और सिसिली के लोगों ने जो नेपल्स का राजा फ्रांसिस द्वितीय था, ठीक है, उनके प्रति क्या कर दिया? जो है विद्रोह कर दिया। और नाम सुने होंगे इटली का, एक नाम आता है इटली में, गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी जो है इटली के एकीकरण में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो गैरिबाल्डी ने क्या किया कि जो सिसिली और नेपल्स है, गैरिबाल्डी के सहयोग से ही सिसिली और नेपल्स पर गैरिबाल्डी ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद सिसिली और नेपल्स को अपने अधिकार में कर लिया। और सिसिली और नेपल्स पर, नेपल्स जो था वहाँ पर जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह द्वारा इनको भी 1860 में इटली में विलय कर लिया गया। ठीक है, 1860 में सिसिली और नेपल्स को भी विलय कर दिया गया। और नेपल्स में, जो नेपल्स है, वहाँ पर एक बैठक हुई और उस बैठक में जो पीडमांट का राजा था विक्टर एमानुएल द्वितीय, उसे पूरे इटली देश का राजा मान लिया गया। ठीक है, अभी तक तो जो है यह विक्टर एमानुएल द्वितीय जो सार्निया पीडमांट का राजा था, एक राज्य था। अब देखेंगे कि जो है 1860 में जब उसने सिसिली और नेपल्स में
गेरिबाल्डी की सहायता से, ठीक है, इसे भी इटली में मिला लिया गया। तब नेपल्स में, ठीक है, एक क्या हुआ, बैठक हुआ और उस बैठक में सर्वमान्य रूप से विक्टर एमानुएल द्वितीय को पूरे इटली देश का राजा घोषित कर दिया गया, राजा मान लिया गया। और टस्केनी को, ठीक है, इटली की राजधानी नियुक्त की गई कब, 1860। तो तीन जो है हमने देखा किस तरह से जो है तीन चरण संपन्न हुए इटली के एकीकरण में। चौथा चरण आते हैं वेनिसिया। बच्चों हमने पहले चरण में देखा था कि लोम्बार्डी को तो अपने अधिकार में कर लिया था, लेकिन वेनिसिया अभी भी ऑस्ट्रिया के अधिकार में था। अब वेनिसिया को इटली में कब मिलाया गया बच्चों, यह चौथे चरण में मिलाया गया 1861 में। 1861 में वेनिसिया को भी इटली में मिला लिया गया। जो ऑस्ट्रिया प्रसा का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध के बाद, ठीक है, यहाँ भी वेनिसिया में भी जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह द्वारा, ठीक है, इनको भी इटली में मिला लिया गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, यह जो तीसरा चरण है, तीसरे चरण तक तो जो आपका विक्टर एमानुएल द्वितीय 1852 में जो काबुल को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, तीसरे तक तो जो है उसी का मेन योगदान था। लेकिन 1860 के बाद काबुल की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद इटली की एकीकरण का जिम्मा, ठीक है, कौन संभालता है, यही विक्टर एमानुएल द्वितीय। तो जो आपका चौथा चरण है बच्चों, चौथा चरण जो है कौन संपन्न करता है, यही राजा विक्टर एमानुएल द्वितीय ने ही, ठीक है, वेनिसिया को क्या करता है, वहां पे जनमत संग्रह कराता है और 1861 में वेनिसिया को भी इटली में मिला दिया जाता है और इसी के साथ इटली का चौथा चरण संपन्न हो जाता है। लेकिन अभी भी बच्चों रोम, ठीक है, इटली में मिला नहीं था, अभी भी इटली का एकीकरण संपन्न नहीं हुआ था, क्योंकि यह जो आपका रोम है, रोम में पोप का अधिकार था और पोप पर फ्रांस की सेना मौजूद थी, ठीक है, इसलिए अभी तक इटली का एकीकरण नहीं हो पाया था। बच्चों इटली का एकीकरण नहीं हो पाया, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगा, 1870 ईस्वी में रोम को भी, ठीक है, इटली में मिला दिया गया और इटली का एकीकरण संपन्न हुआ पांचवें चरण में। हुआ कैसे बच्चों, कि यहाँ ध्यान रखिए कि एक युद्ध छिड़ गया, ठीक है, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध छिड़ गया, ठीक है, यहाँ पर एक युद्ध छिड़ गया और इस युद्ध में जो फ्रांस है, जो फ्रांस की सेना रोम में मौजूद थी, उन्होंने अपनी सेना बुला ली। ध्यान रखिए, जो रोम में, ठीक है, पोप का राज्य था और यहाँ पर पोप ने फ्रांस की सेना बैठा रखी थी, ठीक है, अपनी रक्षा के लिए। हुआ क्या कि फ्रांस और ऑस्ट्रिया का युद्ध छिड़ गया और फ्रांस ने जो रोम में उसकी फ्रांस की सेना थी उसको वापस बुला लिया। जैसे ही उनकी सेना वापस गई, इसका फायदा कौन उठा लिया, आपका राजा विक्टर एमानुएल द्वितीय ने। विक्टर जो है एमानुएल द्वितीय ने इसका फायदा उठाया और रोम पे आक्रमण कर दिया, क्योंकि अब फ्रांस की सेना तो यहाँ थी नहीं, और रोम को जो है अपने अधिकार में कर लिया और अपने अधिकार में करने के बाद यहाँ भी जनमत संग्रह कराया और 1870 ईस्वी में रोम को भी इटली में मिला लिया गया। इस तरह से 1870 में इटली का एकीकरण संपन्न हुआ और 1871 में 1870 और 1871 ईस्वी में पूरे इटली देश का रोम को राजधानी बनाई गई और विक्टर एमानुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया। इस तरह से इटली का एकीकरण संपन्न हुआ। ठीक बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का गेस्ट पेपर देख रहे हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न इटली का एकीकरण का अध्ययन हमने किया। ठीक उसी तरह से हम लोग जर्मनी का एकीकरण का भी अध्ययन करेंगे।